हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में है और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 16th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एडिशनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। 2.15 तक हमने कर लिए थे, तो 2.16 से शुरू करते हैं। इसमें दो पार्ट हैं। ए पार्ट ये बोल रहा है कि शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय E2 minus E1 dot n cap equal to sigma upon epsilon naught, where n cap is a unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at that point. The direction of n cap is from side 1 to 2, side 2. Hence show that just outside a conductor the electric field is sigma n cap upon epsilon naught. देखो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई एक चार्ज्ड सरफेस है, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं। इसमें ए पार्ट ये बोल रहा है कि हमारे पास एक चार्ज्ड सरफेस है। कैसा भी हो सकता है, एक सरफेस है, ठीक। और उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा तो उसकी कुछ चार्ज डेंसिटी भी होगी। किसी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इस पे मान लेते हैं, चलो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं। इस सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सिग्मा जो है, सिग्मा तो वैसे हर पॉइंट पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन उसका रेडियस कितना है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे हम लेते हैं, यहाँ पे सिग्मा ले लेते हैं। चलो इसी पॉइंट पे लेते हैं सिग्मा, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि सरफेस के एक साइड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी साइड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक पॉइंट से, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चेंज आएगा। मतलब हमको ये प्रूव करना है तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। हम ये क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि सरफेस के एक तरफ, अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि अगर इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट शीट के लिए जो हमारे पास ये होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड फॉर जस्ट आउटसाइड बोलो या फिर मतलब एट अ सर्टेन डिस्टेंस। इनफाइनाइट शीट के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ हो जाएगी, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द शीट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मान लेते हैं भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और ये होती है बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू शीट, ठीक। अब ये कहना चाह रहा है कि अब देखो यहाँ पे तो शीट नहीं है, ये एक सरफेस कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा सरफेस भी हो सकता है। ऐसा तो इसमें कुछ बोला नहीं है कि इनफाइनाइट शीट है कि क्या है। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं और ये मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है कि सिग्मा, अब सिग्मा भी तो वेरी करेगा अलग अलग। यहाँ पे अलग सिग्मा होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर हम मान लो इसी पॉइंट पे मानते हैं कि सिग्मा है, तो फिर इसी पॉइंट को हम जूम कर लेते हैं। इस एरिया को हम जूम कर लेते हैं, जूम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ये जूम कर लिया हमने, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर लिया। अब देखो ये जो छोटा सा सरफेस है, ये वाला पार्ट, ये होगा तो वैसे एक्चुअल में तो ये कर्व है, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे, छोटा सा पार्ट लिया हमने, अगर हम किसी कर्व का बहुत छोटा पार्ट लें तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैट सरफेस की तरह लगेगा। जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम एक छोटा सा अगर पार्ट ले लें, जैसे मान लो कोई फील्ड है 1 किलोमीटर का स्क्वायर है, ठीक है, फील्ड है। तो उसको हम अगर एनालाइज करें, देखें, तो वो हमको फ्लैट लगेगा,
कर्व नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो सरफेस है 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर हमने लिया है वो अर्थ के सामने, अर्थ के रेडियस के सामने काफ़ी छोटा है। अर्थ बहुत बड़ा है तो उसका एक छोटा सा पार्ट लिया हमने। ऐसे ही किसी भी कर्व का अगर छोटा सा पार्ट ले लें तो वो पार्ट अप्रॉक्सीमेटली हमको फ्लैट लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला सरफेस हमको फ्लैट लगेगा। तो जब फ्लैट लगेगा तो ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया फ्लैट, ठीक। और इस पे हमको चार्ज डेंसिटी बहुत छोटा पार्ट है, इसीलिए जो सिग्मा है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा, सिग्मा पॉजिटिव, ये मान लेते हैं चार्ज, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि अच्छा ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो हमें पता है कि अगर इस पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक मतलब उसने बोला ना कि जो सरफेस है उसके एक साइड पे, साइड 1 फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2, तो 2 साइड है उसकी, एक ऊपर वाली ले लेते हैं, एक नीचे वाली। तो ऊपर वाली ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं ऊपर वाली, ठीक है, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी E2। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, बाहर की तरफ, और इस पॉइंट नीचे ले लेते हैं एक पॉइंट दूसरा 1, तो यहाँ पे हो जाएगी E1, और वो किधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये E2 ऊपर हो गया, E1 नीचे हो गया। और देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमको पता है कि इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है। और अगर हम ये छोटा सा पार्ट ले लें तो छोटा सा पार्ट को हमने जूम कर दिया, और ये जो पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे हमने E2 और E1 लिखा है ये सरफेस के बहुत ज़्यादा पास में है। आप ये समझ लीजिए कि सरफेस है, ये जो सरफेस है इसके 1 नैनोमीटर ऊपर, तो 1 नैनोमीटर तो बहुत क्लोज होता है ना। तो उस पॉइंट के लिए ये जो पार्ट होगा ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये E2 और E1 जो है उसमें हम इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं फॉर्मूले इसके। E1 और E2 हमको पता ही है। इनफाइनाइट शीट के लिए फॉर्मूला यही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी साइड ले लो, दूसरी साइड भी यही फॉर्मूला है, मतलब इनफाइनाइट शीट के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही है, और लेफ्ट साइड में भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम कि E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सेम 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो हमें पता है कि अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑपोजिट है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा वही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो क्या चेंज आएगा, एक इस 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चेंज आएगा वो होगा E2 माइनस E1, ठीक है। E2 माइनस E1 वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर होती है, इसीलिए हम, और इस यहाँ पे जो प्रूफ करना है हमको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E2 जो है वो ऊपर की तरफ है और E1 नीचे की तरफ है, तो उसको लिख लेते हैं E2 हो जाएगा जे कैप, उसके साथ जे कैप लगा लेते हैं, और E1 हो जाएगा माइनस जे कैप, क्योंकि हमको पता है कि E2 ऊपर है ना, तो ऊपर क्या होता है जे कैप होता है, तो जे कैप ले लेते हैं, और E1 जो है माइनस जे कैप हो गया क्योंकि वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, वेक्टर यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, वेक्टर को शो करने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये E2 माइनस E1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं इसको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप, ठीक है, इक्वल टू, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी जे हो गया, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यही हमको प्रूफ करना था, सिग्मा E2 माइनस E1, ये डॉट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, डॉट का मतलब ये होगा कि डॉट प्रोडक्ट कि इस डायरेक्शन में जो E2 माइनस E1 आएगा वो नॉर्मल की, ये n कैप बोल रहा है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस,
मतलब वही चीज़ है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। हमने क्या लिया है, इसने एन कैप ले लिया और वो हमारा जे कैप है, यहाँ पे एक ही बात है, इसने एन कैप ले लिया तो हम भी एन कैप भी ले सकते हैं और जे कैप जो मर्जी ले लो। वो एन कैप पता है क्यों लिया इसने, क्योंकि हो सकता है कि सरफेस सीधा ना हो, थोड़ा टेढ़ा हो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने पैच ले लिया, ये सरफेस ले लिया छोटा वाला, तो यहाँ पे जो ऐसे इसका जूम करोगे, इस वाले का जूम करोगे तो फिर ऐसा आएगा सरफेस। तो इसका तो कोई आई जे के कुछ तो होगा नहीं, तो इस पे नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमको मेन बात में ये प्रूफ करना है कि जो डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक, वो हो गया हमारे यहाँ पे। तो ठीक है, ये हो गया, पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट नहीं है इसमें, पहले पार्ट के अंदर ही एक और चीज़ है, हेंस शो दैट जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये बोल रहा है कि अब शो करो कि अगर ये सरफेस एक कंडक्टर का सरफेस होता, ठीक है, तो मतलब हाँ, अगर ये कंडक्टर का सरफेस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती वो इतनी होती, सिग्मा एन कैप। एन कैप वही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी और इतनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एन कैप का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो देख लेते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं। अगर ये सरफेस कंडक्टर का सरफेस होता, मान लो ऐसा, और इसमें ऐसे चार्ज अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता और किसी पॉइंट पे तुमको मतलब सिग्मा दे रखा है, यहाँ पे सिग्मा मान लो, ठीक है। तो हमें पता है कि कंडक्टर का होता क्या है, एक साइड में तो मटेरियल होता है, चाहे कंडक्टर कितना भी पतला हो जाए, मतलब कंडक्टर की थिकनेस कितनी भी हो जाए, तो एक साइड में मटेरियल होगा, दूसरे साइड में तो खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे वन पॉइंट ले लेते हैं 1, और दूसरे पॉइंट पे ले लेते हैं यहाँ पे 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 क्या हो जाएगी, तो 0 है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, inside the material of the conductor is 0, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम बोल सकते हैं सीधा E1 इक्वल टू 0 है, ठीक। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि E2 माइनस E1 हमने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे कैप, मतलब वो एन कैप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। ये हो गया। तो क्योंकि जे कैप कोई ज़रूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये डिफरेंस आए वो हमेशा ऊपर की तरफ आए, कहीं भी आ सकता है, लेकिन आएगा नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। E2 माइनस E1 क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ पे E1 हमको पता है 0 है, क्योंकि 1 पॉइंट जो है वो मटेरियल के अंदर है, ये मटेरियल है, एक तरफ कंडक्टर का मटेरियल होगा, दूसरी तरफ खाली जगह है, तो जहाँ पे मटेरियल है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो E1 0, तो यहाँ पे सीधा रख देंगे E1 0। तो E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है, ये आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था इसमें कि हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के जस्ट बाहर, ये जस्ट आउटसाइड इसने बोला ना, देखो यहाँ पे लिखा है जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये वो दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अब चाहे सरफेस कैसा भी हो, हम इसको एक छोटा सा पैच मान के एक इन्फाइनाइट शीट मान सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो 1 और 2 दोनों पॉइंट्स हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर बोला उसने, तो इसीलिए हमको पॉइंट्स काफ़ी क्लोज लेने पड़ेंगे।
तो हमने ठीक है प्रूफ कर दिया, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज्ड सरफेस टू अनदर। ठीक है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हो तो फिर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, और इसने हिंट भी दे रखा है कि फॉर ए, अच्छा वो पहले पार्ट के लिए यूज गॉस लॉ, फॉर बी यूज द फैक्ट दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। चलो ठीक है, वो तो पहला पार्ट तो हमने ऐसे ही कर दिया। गॉस लॉ मतलब गॉस लॉ बताना चाह रहा है पहले पार्ट में, गॉस लॉ का मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये इनफाइनाइट शीट के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो गॉस लॉ से निकाली थी ना, तो वो तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो इसीलिए वो सब करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। उसने ऐसे लिख दिया कि अगर तुम्हें दोबारा डिराइव करना है तो कर लो, लेकिन हम तो कर चुके हैं इसलिए हम सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने पहले पार्ट में सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लिया, गॉस लॉ लगाया नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकलता है वो गॉस लॉ से ही निकलता है। ठीक, अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि ये जो यूज द फैक्ट दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ क्लोज लूप इज जीरो, तो इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं, यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमको शो करना है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस, चलो ठीक है देख लेते हैं इसको। एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे, मान लो कि यही सरफेस है, अच्छा ये तो कंडक्टर है, दोबारा बना लेते हैं, ये कोई सरफेस है। ठीक है, अब इसमें चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। अब यहां पे कंडक्टर बोला गया था, ठीक है, यहां पे कोई कुछ नहीं बोला गया, बी पार्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, और इसमें भी जो ए पार्ट का जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला, ये प्रूफ करने वाला, इसमें भी कहीं कंडक्टर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कंडक्टर माना नहीं है। ठीक है, सिंपल सरफेस माना है। बस ये जो इसने शो करने के लिए बोला है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी शो करनी थी, यहाँ पे है बस कंडक्टर, और कहीं भी कंडक्टर नहीं है, बी पार्ट में है ही नहीं, ए पार्ट के इस वाले में भी नहीं है, तो कंडक्टर का सिर्फ रोल यहाँ पे था। यहाँ पे सिंपल कोई भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो फिर ठीक है, अब इसमें बोला है कि एक साइड से दूसरी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लूप ले लेते हैं। अब देखो लूप इससे लेते हैं, एक छोटा सा लूप ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं थोड़ा, ये ठीक है, एक ऐसा लूप ले लेते हैं। और लूप क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है कि जो हम एक पॉइंट से अगर शुरू करेंगे, मान लो ये ए पॉइंट है, ए बी सी और डी, और ए से लेके यहाँ से अगर ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी, डी से ए, तो एक लूप बन गया ना। तो इस लूप में हमको पता, देखो हमको यूज़ करना है, उसने हिंट भी दिया है कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो, ऐसा बोला उसने, तो इसलिए हमने क्लोज लूप बना लिया। और हमने बोला कि अगर हम ए पॉइंट से बी ऐसे लूप में जाते हैं और वापस ए पॉइंट पर आ जाते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल हमें एक रिलेशन पता है, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन हमको पता है, इसका यूज़ करके हो जाएगा। तो अब देखो ये भी इंटीग्रेशन है, अगर हम ए पॉइंट से चलेंगे वापस घूम के ए पॉइंट पे आ जाएंगे, तो पोटेंशियल जो है वो वी ए से स्टार्ट होगा और वी ए पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वी, डी वी का इंटीग्रेशन वी आएगा, और v के ऊपर जब लिमिट लगाओगे वी ए से वी ए तक ही लगाओगे, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, और देखो ई डॉट डी आर। अब देखो यहाँ से आपको करना पड़ेगा कि ए से लेके बी तक जाओगे, तो इसको हमने क्या किया ना, वही चीज़ की है, ये लूप काफ़ी छोटा ले लिया हमने। ये लूप इतना छोटा है कि जैसे मान लो यहाँ देखने में तो बड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप ये समझो कि जैसे हमने यहाँ पे पैच लिया था, एक छोटा सा एरिया लिया था, और उसको हमने बोला था कि एक बहुत छोटा अगर एरिया लेंगे तो वो फ्लैट हमको लगेगा, वैसे ही इसमें हमने इतना छोटा लूप लिया है कि इसके अंदर जो कर्व है वो हमको लगभग फ्लैट ही लगेगा। ठीक है,
लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो, इसमें चल जाता सब। इसमें देखो करना कैसे है, जब हम ए से बी जाएंगे तो ए से बी के लिए जो आप अगर ये लूप बहुत छोटा है तो ए से लेके बी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगे वो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि एक तो होगा, देखो यहाँ किसी भी पॉइंट पे, ये अगर लूप बहुत छोटा है और बहुत क्लोज है सरफेस के, तो एक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, कंडक्टर के सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। लेकिन अगर कंडक्टर का सरफेस नहीं है या किसी और चीज़ का सरफेस है, इंसुलेटर या कुछ है, ठीक है, कंडक्टर नहीं है, जैसे मान लो यही है, ये कंडक्टर तो ऐसा कोई ज़रूरी मेंशन नहीं किया, तो कुछ कोई भी सरफेस हो सकता है, तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जस्ट बाहर होगी, कोई ज़रूरी नहीं है वो कि वो नॉर्मल हो, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो नॉर्मल सिर्फ कंडक्टर के लिए होती है। तो यहाँ पे भी जो ये कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कंडक्टर हो, तो किसी उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पे हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। तो अगर किसी भी एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हो जाएगा ये ई पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी टेंजेंशियल लिख देते हैं उसको और इसको नॉर्मल लिख देते हैं, ई एन नॉर्मल और ई टी टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जब ए से बी आप जाओगे तो आप यहाँ पे किस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करोगे, टेंजेंशियल वाली का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट में हम ई जो ई एन है, ई एन यहाँ पे चलो लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं ई एन वेक्टर प्लस क्या लिख लेंगे, ई टी वेक्टर, ठीक है, ई टी वेक्टर ये से इन डॉट डी आर, ठीक। अब देखो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस ई एन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और माइनस ई टी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ए से बी जा रहे हो ना आप, तो आपके डी आर की डायरेक्शन तो ए से बी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एंगल जीरो हो गया, तो ये सॉरी इनके बीच में एंगल 90 हो गया। और डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो हो गया, ठीक है। और ऐसे भी हमने ये वेक्टर्स में पढ़ रखा है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी, जीरो एज थीटा इक्वल टू 90, ठीक है, ये हो गया। तो पूरे रास्ते में ए से लेके बी तक जीरो या सी से लेके डी तक भी जीरो, तो ये हर जगह ये ई एन और डी आर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये देखो यहाँ पे ए से डी और बी से सी ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, ई एन डॉट डी आर, लेकिन उसकी थिकनेस इतनी कम है कि ये ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे ए डी मतलब इक्वल टू बी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने ये थिकनेस इतनी ज़्यादा कम ली है। सरफेस की थिकनेस क्या होती है, कुछ नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन ये जो बी सी और ए डी है इनकी थिकनेस हमने अप्रोक्सीमेटली जीरो ही ले ली, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ बचता है ये वाला पाथ ए से लेके बी तक, और फिर बी से सी जाएंगे तो बी से सी अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, जीरो ही मान लो उसको, क्योंकि हम मैथमेटिकली हम किसी भी सरफेस की थिकनेस को जीरो ही मानते हैं, ठीक है। तो उसी सरफेस के अराउंड ये लूप घूम रहा है, तो बी सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए डी भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी और सी डी, ठीक। तो इसीलिए ये ए बी और सी डी बचा, और उस पे ई एन डॉट डी आर तो जीरो ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बचेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट बचेगा ए बी और सी डी के ऊपर,
ठीक, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई टी को ऐसे लिख सकते हैं, ए से लेके बी ई टी वन ले लो। ई टी वन मतलब जो ए से लेके बी तक टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो वाला, डॉट डी आर। ठीक, और ये वेक्टर ऐसे लिख लो, खैर छोड़ो वेक्टर मत लिखो इसको, तो ए डॉट भी लिख लेते हैं, यहां पे भी हटा देते हैं, ई टी वन डी आर कॉस 0। ठीक है, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ ना कुछ तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इधर है ई, तो इसका भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ठीक है, ई एन, और यहां पे हो जाएगा इधर ई टी, इसको यहां लिख लेते हैं ई टी। ठीक है, और सी को लिख लेते हैं उसके बगल में यहाँ पे सी। ठीक है, तो इसके ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, कहीं भी हो सकती है, तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ई एन और ई टी। तो ई एन की वजह से वही, तो वो तो 0 हो गया, ई एन डॉट डी आर, बचा क्या ई टी। लेकिन यहाँ पे देखो, जब आप सी से डी जाओगे, क्योंकि आपको घूम के वापस आना ना, ए से बी गए तो ई टी और डी आर के बीच में एंगल 0 है। जब आप सी से डी जाओगे तो ई टी और डी आर के बीच में, मतलब लेंथ के बीच में एंगल 180 है। तो देखो, जब सी से डी जाओगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरी साइड में जा रहे हो आप नेगेटिव डायरेक्शन में। इस वजह से एक तरफ एंगल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसके और डी आर के बीच में एंगल 0, और नीचे वाली साइड में हो जाएगा 180 एंगल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एक मिनट, तो यहां पे ऐसे लिख लेंगे माइनस सी से डी ई टी 2 ले लेते हैं, जो नीचे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई टी 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ई टी 1 और ई टी 2। ठीक, तो ई टी 2 यहाँ पे ई एन 1 ले लेते हैं, ई एन 2, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही होना है। तो ई टी 2 डी आर कॉस 180। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये इसमें cos 0 1 होता है और cos 180 क्या होता है, -1। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये माइनस ई टी 1 डी आर ए से बी। ठीक है, और इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे ना जगह कम हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए टू बी ई टी 1 डी आर और माइनस सी टू डी ई टी 2 डी आर cos 180 माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये cos 180 की वैल्यू -1 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, इस तरफ क्या है, इस तरफ देखो, यहाँ पे ये जो लिमिट लगेगी वी ए से वी ए, ये तो वी ए माइनस वी ए, वी ए माइनस वी ए, ये तो 0 हो गया ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये ई टी 1 को हम अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हमने इस लूप को ABCD जो लूप है बहुत ही छोटा माना है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो काफ़ी छोटा लूप है। तो इतना छोटा लूप है कि उस AB के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। ठीक है, वो बहुत छोटा, हमने एक बहुत ही ज़्यादा छोटा रेक्टेंगल माना है।
ठीक है, वही समझ लो नैनोमीटर जितना। जैसे हमने ये माना था ना सेकंड पॉइंट जस्ट आउटसाइड है, फर्स्ट पॉइंट जस्ट इनसाइड, ऐसे माना था, ये पॉइंट्स बहुत क्लोज है, वैसे ही ये रेक्टेंगल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है सरफेस के। ठीक, तो इसीलिए ये ET1 बाहर आ जाएगा, माइनस ET1 इंटीग्रेशन dr a to b, और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही ET2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, C से लेके D तक dr। अब यहाँ पे देखो, इसको dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r लेंथ होगी, A से B तक लेंथ कितनी है, वो मान लेते हैं L है, रेक्टेंगल है ना, उसकी लेंथ L ले लेते हैं। 0 इक्वल टू माइनस ET1 और L, ठीक है, प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन dr क्या होगा, लेंथ ही तो आएगी, लेंथ किसकी आएगी, A से लेके B तक, तो A से लेके B तक हमने L लेंथ मान ली, AB इक्वल टू CD इक्वल टू L। ठीक, आगे देखो यहाँ पे ET2 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे यही सेम dr का इंटीग्रेशन, लेंथ ही आएगी, और लेंथ C से लेके D तक कितनी है, वो L ही है। ठीक, अब इसमें क्या है, 0 इक्वल टू L कॉमन ले लो, ET2 माइनस ET1, या इसको इधर ले जाओ, एक तरफ इसको एक साइड ले जाते हैं, L तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से देखो ET1 इंटू L इक्वल टू ET2 इंटू L, तो L कट गया, तो ET1 इक्वल टू ET2 आ गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 2.17 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सराउंडेड बाय अ हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। मतलब एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, लॉन्ग मतलब बहुत लंबा सिलेंडर है, ऐसा मान लो, ये ऐसा, ये ठीक है, लेकिन इसकी भी लेंथ ऊपर तक जा रही है, ऐसे इनफाइनाइट ही समझ लो। जब ये बोला जाता है ना कि वेरी लॉन्ग या लॉन्ग, जिसमें लेंथ मेंशन नहीं होती, तो उसको हम मान लेते हैं बहुत लंबा है, इनफाइनाइट भी मान लेते हैं, ठीक है, किसी किसी केस में। तो यहाँ पे वही इनफाइनाइट मान लेते हैं, बहुत लंबा है। तो ऐसे एक सिलेंडर है जो कि काफ़ी लंबा है, और उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ऐसे ऐसे चार्ज फैला हुआ है, और चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। इसका मतलब ये वायर की तरह ही होगा एक, ठीक है, वायर मान सकते हैं, क्योंकि जो लैम्डा हम यूज़ करते हैं वो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, मतलब जो कि चार्ज लाइन के ऊपर फैला होता है, हम पढ़ चुके हैं। चार्ज अगर लाइन के ऊपर एक फैला हो तो उसको हम वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही सिलेंडर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है और उसका लैम्डा दे रखा है, मतलब उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। अब वो बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये सराउंडेड बाय अ हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। तो यही चीज़, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, इसको सराउंड किया गया है किसने, एक कंडक्टिंग सिलेंडर ने। तो ऐसे समझ लो, एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे समझ लो कि एक बड़े कंडक्टिंग सिलेंडर ने, हॉलो है, खाली अंदर से, उसने इसको सराउंड कर लिया, ठीक है, ऐसे ही। मतलब ये जो वायर है, ये जो पतला वाला सिलेंडर है, ये इसके एक्सिस पे है, ठीक है। कोएक्सियल का मतलब होता है कि दोनों सिलेंडर की एक्सिस सेम है, ठीक। तो बाहर वाला कंडक्टिंग सिलेंडर रख दिया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। मतलब इस जगह पे, कहाँ पे, इस जगह पे मतलब इन दोनों सिलेंडर के बीच में, यहां पे कहीं किसी डिस्टेंस r पे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो, इसमें कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है,
हाँ, इसमें सिलेंडर का कोई काम ही नहीं है, इसमें सिर्फ हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा? जो कि वायर की वजह से होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग एक चार्ज अगर वायर है, स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर प्रूफ तो हम कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो उसको, यहाँ पे दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक वायर पड़ी हुई है जिसके ऊपर चार्ज है और इस सिलेंडर का कोई भी काम नहीं है। ठीक, तो इन दोनों के सिलेंडर के बीच में पूछा था, जो स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं से निकलेगी ना। वो अलग बात है कि होगा क्या, उस जब हमने डेरिवेशन की थी तो वहाँ पे ऐसा कोई सिलेंडर तो रखा नहीं था बाहर, उसके एक ही था, बस वायर थी, तो वायर के बाहर निकाला था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। लेकिन कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इतनी रहेगी। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे, और ऐसा ही पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। इंडक्शन हो जाएगा मतलब। ठीक है, ये पूरा मैं इस ऊपर बना रहा हूँ, नीचे भी पूरा फैला होगा, मतलब ये पूरा। तो बाहर वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे उतनी ही रहेगी, इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2.18 देखते हैं। इसमें बोल रहा है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम होता है ऐसा कुछ, ये होता है ऐसा है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर घूम रहा है उसके इलेक्ट्रॉन। ठीक, सर्कुलर पाथ पे ऐसा कुछ। और बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, तो डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, ये ऐसा समझ लो, रेडियस दे रखा है r। r की वैल्यू दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब उसने बोला कि पहला पार्ट है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें पहले पार्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। इनफाइनाइट पे इसने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वो तो हम मान चुके हैं, तो पहले डेरिवेशन में मान लिया था कि जब हमने जो फॉर्मूला निकाला था फॉर 2 पॉइंट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमने ये मान लिया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वही उसने बोल दिया कि हमको जीरो लेना है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो इन्फिनिटी पे। तो अगर इसने पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो मान लिया, तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 बाय R, सिंपल। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यही निकाल लेते हैं इसको। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10 की पावर 9। ठीक, इंटू Q1 क्या है? एक चार्ज है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों पे चार्ज तो सेम ही होता, तो E हो जाएगा E। तो E की वैल्यू कितनी है? दोनों पे चार्ज सेम होता है ना, और कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 सेम है, E तो E स्क्वायर हो जाएगा। तो E स्क्वायर, हमने E की वैल्यू डाल देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? R कितना है? ये रहा 0.53 दे रखा है, तो 0.53 × 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ये
अच्छा ये तो जूल में आएगा ना कुछ, तो इसको हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये यूनिट होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ऐसी भी कुछ यूनिट होती है। ये एनर्जी की यूनिट है, तो जैसे एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है, अर्ग भी होती है, और भी बहुत सारी यूनिट होती है, छोटी छोटी ऐसी यूनिट भी होती है, बहुत बहुत छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जूल को अगर आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी। इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं आराम से, में कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो U की वैल्यू आ जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड इन ए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कितना काम करना पड़ेगा, कितना मिनिमम काम करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। अब फ्री करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने का मतलब है इन्फिनिटी तक भेजना, तभी वो फ्री हो जाएगा। इस न्यूक्लियस से, इस एटम से बहुत दूर चला जाए तो वो फ्री हो जाएगा। तो बहुत दूर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसको हमको इन्फिनिटी पे भेजना है, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों चीज़ें हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो तो हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी है। तो उसने बोला ना यहाँ पे काइनेटिक घूम रहा है ना, वो तो घूमेगा तो किसी स्पीड से घूमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, पक्की बात है। लेकिन उसने ये भी बोल दिया, एक चीज़ दे दी उसने कि काइनेटिक एनर्जी उस ऑर्बिट में जो भी है काइनेटिक एनर्जी इसकी, वो हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन है। जो मतलब ए में जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली उसका हाफ है। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जो ये निकाली है Q1 Q2, तो प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज रखते हैं हम साइन के साथ, तो वो साइन रखना भूल गए हम, तो यहाँ पे आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, इसीलिए -1.6 इंटू, सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, बाहर आएगा, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या होता है, जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक पे नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर, ये तो चलो एक मिनट ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दी। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम चार्ज रखते हैं वो साइन के साथ रखते हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वो बोल रहा है कि बी पार्ट में हम कर रहे थे, हमको निकालना है वर्क डन। ठीक है, उसको फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो इसने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो हमने पहले पार्ट में निकाला है उसके मैग्नीट्यूड का इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड इन ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 27.2 ही हुआ, और उसका हाफ कितना हो गया, इसका हाफ कर लेंगे तो 13.6 आ जाएगा। 13.6 जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की इस पॉइंट पे, इस ऑर्बिट में। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है
काइनेटिक एनर्जी इसको ले लेते हैं, हाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये वन ले लेते हैं, वन, ठीक है। जो ऑर्बिट है ना ये, उसको वन ले लेते हैं, ऑर्बिट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वन ले लेते हैं। u अपॉन क्या हो जाएगा, u बाई टू, u अपॉन टू, क्योंकि हाफ बोला ना उसने, u का मैग्नीट्यूड लिख लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, उसका आधा कर दो, तो ये आ जाएगा 13.6 eV, ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी से या एक्सटर्नल एजेंट से, बाहर से किसी को भी। तो यहाँ पे डेल्टा के क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट वन, ठीक है, ऑर्बिट में, प्लस सेम ऐसे ही ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको पी ई नहीं लिखते, इसको लिख लेते हैं डेल्टा यू लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को यू लिया है ना, ये यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू इन्फिनिटी माइनस यू वन, यू तो यू ही है जो भी है, ऑर्बिट वाली पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो होनी चाहिए, फ्री करके वहाँ पे इन्फिनिटी तक पहुँचाना है, तो इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं कि कोई वेलोसिटी नहीं है उसके पास, तो जीरो, माइनस कितना हो जाएगा ये, माइनस के ई वन कितना है 13.6 EV, ठीक है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे वो उसने पहले ही बोल दिया कि जीरो मान लो, और जीरो ही मान के हमने फॉर्मूले निकाले हैं सारे। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और उसने बोल भी चुका है वो, माइनस ये यू कितना हो जाएगा, यू कितना है, यू की वैल्यू हमको पता ही है, निकाल चुके हैं, माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको कर लेंगे कैलकुलेट, ये हो जाएगा माइनस 13.6 EV प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 13.6 EV ही आ जाएगा। तो इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, ठीक है। तो बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। मतलब अच्छा, इसने क्या बोला है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को अब तक हम जीरो कहाँ पे लेते थे, इन्फिनिटी पे, अब हम इन्फिनिटी पे नहीं ले रहे, कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ये 1.06 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो आर है, आर का डबल ही है ये, 2r पे, ऐसे बोल देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी अगर 2r पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी u एट 2r इज जीरो, ठीक है। तो फिर ए और बी का जो हम ए और बी में जो आंसर निकाला है हमने, वो आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 2r पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये r ले लो आप, और एक और ले लेते हैं 2r, ये ऐसे मान लो उसको, ये मान लो 2r पे, ठीक, ऐसे मान लो 2r है। अब यहां पे u जीरो है, u एट 2r ये जीरो, ठीक, ऐसे माना है हमने। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी हम जीरो मान सकते हैं, वो तो हमने मान लिया था ना इन्फिनिटी पे, तो उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला निकाल दिए थे। लेकिन हम वैसे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, जैसे हम 11th में पढ़ चुके हैं, mgh निकालते थे ना पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ऊपर नीचे जाओगी, ऊपर नीचे बॉडी जाएगी तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसकी, तो वो कहीं रेफरेंस से मानते थे ना कि ग्राउंड पे ले लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तुम उसको ऊपर भी ले सकते हो, हाइट पे भी ले सकते हो, ज़मीन के अंदर भी ले सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ ले लो। लेकिन उससे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाती है किसी पॉइंट पे। अगर तुम्हारा रेफरेंस चेंज हो जाता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हर पॉइंट पे फिर अलग अलग हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब चाहे तुम पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो ले लो, चाहे तुम ग्राउंड पे जीरो ले लो, या आप कहीं पे भी जीरो ले लो, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पहले कितना था वो देख लेते हैं। तो यहां पे पहले कितना था, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना था पहले, यहां पे तो हमें पता है ना, U एट R, एक मिनट, डेल्टा यू निकाल लेते हैं। डेल्टा यू किसके बीच में, 2R और R, डेल्टा यू 2R से R तक के बीच में डेल्टा यू का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो निकाल रहे हैं। वो कितना है, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पहले था अभी भी वही रहेगा। ठीक है, तो पहले कितना था, U2R, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं K Q1 Q2, पहले कितना था, इतना था ना, K Q1 Q2 अपॉन ये 2R माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस K Q1 Q2 बाई 2R। ठीक है, क्योंकि K Q1 Q2 बाई R कॉमन लोगे तो हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक, ये है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो कि कभी नहीं बदलने वाला, चाहे तुम रेफरेंस कहीं भी ले लो। अब तुमने रेफरेंस यहां पे ले लिया तो इसको हम बोलेंगे कि सेम चीज, यही चीज माइनस के, इसको E ले लेते हैं, E। ठीक है, हाँ ऐसे ये हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है E और Q2 माइनस E, तो प्लस हो जाएगा ये KE स्क्वायर अपॉन 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2R। अब U2R माइनस UR। ठीक है, अब देखो यहां पे अब ये तो पहले था डिफरेंस, और अब क्या है डिफरेंस, अब ये है डिफरेंस, मतलब पहले भी डिफरेंस उतना ही था और उतना ही डिफरेंस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले डिफरेंस था और बाद में डिफरेंस आया वो दोनों को सेम कर देंगे। तो वही कर दिया हमने, पहले डिफरेंस ये आया था, ठीक है, फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि ये पहले वाला है, जब पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मानेंगे इफ U इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये वाली लाइन, ये कब लिखी गई है, जब U इन्फिनिटी इक्वल टू 0 है, जब इन्फिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है। अब यहां पे जब हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी जब हमारी हो जाती है U2R, इफ U2R इक्वल टू 0, तब ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जितना डिफरेंस पहले था उतना डिफरेंस बाद में होगा। अब ये इतना डिफरेंस है 2U2R माइनस UR। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो U2R हमने अब 0 माना है, तो UR कितना हो जाएगा, UR कितना हो जाएगा, माइनस KE स्क्वायर बाय 2R। ये आ गया। ठीक, तो पहले देखो, पहले क्या था फॉर्मूला, कुछ और जो भी आया था पहले, देखो कितना था, U कितना था, माइनस ये K Q1 Q2 बाय R। अब हमारा क्या आ रहा है, मतलब इसको कैलकुलेट करके क्या आया था हमारा, माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे एक्चुअली हमारा आया क्या है, ये माइनस KE स्क्वायर बाय 2R। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें वैल्यू डाल दो या फिर उसको वैसे ही लिख सकते हो, वैल्यू डाल देते हैं, माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इसको लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, UR की वैल्यू आ जाएगी
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया हमारा यू आर। अब नया वाला यू आर कि जब हमारा यू एट 2r 0 था, 0 हो जाएगा, 0 मान लेंगे मतलब, तो यू आर कितना हो जाएगा, ये अपने आप ही इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक। अब यू आर इतना है, अब हमें दोबारा वही सब चीज़ें निकालनी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी रहेगी ना, काइनेटिक एनर्जी जो लेवल पे थी यहाँ पे वो उतनी रहेगी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी एट आर क्या हो जाएगी, वो वही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी ke1 इक्वल टू 13.6। क्योंकि भाई तुम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कहीं भी मान लो, उसके रेफरेंस के चेंज होने से स्पीड ही नहीं चेंज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उतनी स्पीड से घूमता रहेगा, ठीक है। तुम्हारे रेफरेंस चेंज करने से स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी 13.6 eV। अब देखो, अब दोबारा से हमें वही ए पार्ट का निकालना है। ए पार्ट में क्या पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इन ईवी। अच्छा ओके, तो ये तो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट में, तो हमने निकाल ली यू आर, तो यही है -13.6। और हमें बी पार्ट वाला भी निकालना था, ऐसे ही सी के अंदर भी हमको ए और बी निकालना है ना, तो ए तो निकाल लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -13.6 eV। और हमें ये भी निकालना है, बी पार्ट वाला भी सी के अंदर ही करना है जब हमने रेफरेंस चेंज कर दिया। तो अब कितना हमको काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के ई और प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा के ई कितना है, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को पहुंच के वो रुक जाएगा। और जो इस लेवल पे, इस ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वो बाद में रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल जाती, ठीक है। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, 0 - 13.6 eV, ठीक है। और क्या, ये हो जाएगा, कहाँ पे ले जाना हमको, इन्फिनिटी पे। तो डेल्टा यू में क्या आएगा, प्लस u एट इन्फिनिटी माइनस u एट r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ये u इन्फिनिटी हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अब उसने ये बोल दिया है कि u 2r पे 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट 2r 0 है, तो इन्फिनिटी पे ऐसे नहीं कि 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी पे हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और यू आर तो हमको पता ही है कितना है, यू आर हमको ये निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू डाल देंगे। और ये भी निकाल लेते हैं, यू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, अगर हमने 2r पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, अब वो निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ये यू आर से लेके यू इन्फिनिटी, यू आर और इन्फिनिटी के बीच में वो सेम रहेगा, चाहे रेफरेंस कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उससे हम इन्फिनिटी का निकालेंगे नया वाला। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इफ यू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, पहले वाला अगर यू एट इन्फिनिटी 0 होता, तो फिर ये कितना होता, यू इन्फिनिटी माइनस यू आर, ये कितना होता, ये तो यू आर यही उतना है 0 ना, 0 माइनस कितना, यू आर कितना था, यू आर हमने निकाला था कितना था, ये वाला, ये -27.2, ठीक है ना, यही है निकाला हमने। अब -27.2 eV, तो ये हो जाएगा 27.2 eV इज द पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यू इन्फिनिटी माइनस यू आर। अब अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 2r पे 0 हो जाए, तो फिर हमारा u इन्फिनिटी माइनस यू आर अभी भी उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब u इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक। लेकिन जो डिफरेंस है वो उतना ही रहना चाहिए ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा,
इसको एक्चुअली ये लेते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, U इन्फिनिटी माइनस यू आर, ये पुराना वाला डिफरेंस है। अगर हम U इन्फिनिटी 0 मान लेते तो 27.2 आता है ये डिफरेंस। अगर हमने U2R 0 मान लिया तब ये डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम U इन्फिनिटी निकालेंगे, क्योंकि अब हमें UR तो पता है कितना है, -13.6। तो U इन्फिनिटी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, U इन्फिनिटी ऐसे डाल दो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो U इन्फिनिटी आ जाएगा 13.6 EV। अब देखो वैसे ये U इन्फिनिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो U इन्फिनिटी माइनस यू आ रहा है इसी से काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो हमारा हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन डिफरेंस उतना ही रहता है। तो जितना डिफरेंस था पहले उतना ही रहेगा बाद में। ठीक है, तो इतने ही इसी डिफरेंस की मदद से हम यहाँ पे डिफरेंस ही तो है U इन्फिनिटी माइनस यू आर, तो उसकी तो सीधा वैल्यू डाल सकते हैं ना, तो W एक्सटर्नल आ जाएगा। तो फिर W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा -13.6 EV प्लस ये जो यहाँ पे U इन्फिनिटी माइनस यू आर है, ये कितना है, ये 27.2 ही तो है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये U इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा, अब ज़ीरो नहीं होगा। जैसे हमने डेरिवेशन में एज्यूम किया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, ज़ीरो होती नहीं है, वो हम मानते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम कहीं भी मान सकते हैं। हमने जो फॉर्मूले निकाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, और जो भी हमने किया वो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस और वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस, वो सब तब किया जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 हमने मानी है। ठीक है, अगर नहीं मानी होती तो वो फॉर्मूले नहीं लगा सकते। ठीक, तो इस वजह से रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसी पॉइंट पे। तो ये हमने निकाल लिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो भी है एक्सटर्नल एजेंट, ये आ गया हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही पूछा था उसने सी पार्ट में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं पूछा, हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म, और ये लेक्चर भी यहाँ पे करते हैं ख़त्म, और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।